आयुर्वेद को जानने से पहले इतना पहले समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद सबके लिए नहीं है। अच्छा। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्यादा जीना चाहते हैं। राइट, व्हेन वी गो टू आवर टेक्स्ट, वहां पे जो फर्स्ट चैप्टर है वही है दीर्घ जीवनीय अध्याय। दीर्घ का मतलब लॉन्ग, जीवन मतलब लाइफ। तो जो लॉन्ग जीना चाहते हैं सिर्फ वही लोग इस एपिसोड को भी सुने ताकि वो इसको फॉलो कर सकें। ठीक है, हमने पहली बात तो जान ली कि आयुर्वेद सबके लिए नहीं है, जिनको लंबे टाइम तक जीना है। राइट, और अच्छे तरीके से जीना है उनके लिए है। तो बताइए ना फिर, व्हाट इज आयुर्वेद? वेद इज साइंस या नॉलेज एंड आयुर्वेद, आयु इज लाइफ। तो बेसिकली इट्स द साइंस ऑफ लाइफ। बट साइंस ऑफ लाइफ से जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आयु क्या है। तो इन आयुर्वेद देर आर 4 थिंग्स। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगे धारी जीवितम। हाउ ब्यूटीफुल। फिर से रिपीट करेंगे। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगे धारी इति जीवितम। मतलब लाइफ वो है जो इन 4 का कॉम्बिनेशन है। शरीर मीन हमारा फिजिकल बॉडी, इंद्रिय मीन हमारी सेंसेस, सत्व मीन हमारा माइंड, एंड आत्मा एक जीव जो हमारे अंदर रहता है। तो जब इन कॉम्बिनेशन, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, इट एक्चुअली हेल्प टू नो व्हाट इज लाइफ। तो बेसिकली आयुर्वेदा में आप देखेंगे फिजिकल बॉडी इज वन कंपोनेंट एंड माइंड इज एसोसिएटेड विद इंद्रिया। राइट, तो माइंडफुल कंट्रोल ऑफ सेंसेस जब रहता है, मतलब हमें पता है हमें क्या चीज कब करनी है, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, और उसके बाद हम फिजिकली कोई काम करते हैं, इट एक्चुअली डिफाइन आवर हेल्थ। सो दिस इज व्हाट इज टॉट इन आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में बेसिकली ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। So mindful control of senses. Senses हमारी इंद्रियां हैं। Right. अगर मैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारी जो है 11 इंद्रियां हैं। 5 जो हैं वो ज्ञान इंद्रियां हैं। वी ऑल नो, हम बचपन से पढ़ते आए हैं 5 सेंसेस कौन सी हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट के लिए टंग, और उसके बाद स्किन जो है, ये हमारी 5 बेसिक ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान रिसीव होता है। एंड 5 ही हमारी कर्म इंद्रियां हैं। पैर जिससे हम काम करते हैं, हाथ जिससे हम काम करते हैं, वाणी जो हम बोलते हैं, एनल जो हमारा गुद स्थान है जो मल को निकालता है, और उपस्थ हमारा जो लिंग है। तो ये जो सारी इंद्रियां हैं, जब इनको कंट्रोल वे में जब हम यूज करते हैं तो हम ऑब्वियसली वो गलती नहीं करते हैं जो बेसिकली आजकल, जैसे हमें पता है कि फास्ट फूड नहीं खाना है लेकिन हम खाते हैं। मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी वाक इंद्रिय पे, हमारी जीवा पे, तो यही मन पे। तो वो मन जो है वो इंद्रियों के साथ रह के ही काम करता है। तो बेसिकली आयुर्वेद में क्या है, शरीर और मन इनसेपरेबल है। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है कि हमें पहले ज्ञान होना जरूरी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। यस, देन वी अप्लाई दिस नॉलेज टू आवर बॉडी, क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है, देन एक्चुअली डिफाइन लाइफ। सो दिस इज व्हाट बेसिक ऑफ आयुर्वेद इज। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली क्या आप हमें बता पाएंगे कि हमारी बॉडी जो है वो काम कैसे करती है? बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ त्रिदोष। त्रिदोष? यस। ओके। त्रिदोष मीन ये बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं। ओके। सो अगर जनरल वे में इसको समझना है तो ये 3 एनर्जीज हैं, वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त एंड कफ। राइट। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसको समझें, तो यू जस्ट कंपेयर द वात विद वायु, विंड। ओके। यू नो विंड क्या करता है, मूवमेंट करता है। पित्त, फायर, फायर क्या करता है, इग्नाइट करता है। राइट। एंड कफ, वाटर। तो यही इनके काम बॉडी में भी होते हैं। ठीक है, जैसे वात है, मैंने कहा मूवमेंट है, तो बॉडी के अंदर या बाहर जितनी भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, आप जो उसको रिसीव कर पा रहे हैं, और जो हमारा मेंटल या न्यूरोलॉजिकल जो भी काम होता है वो सारा वात के कारण होता है। तो वात इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड वैसे ही पित्त का काम है, मैंने कहा फायर। तो फायर का मतलब क्या है, डाइजेशन। इट इग्नाइट द डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, ये पित्त के कारण होता है। और कफ, कफ डिनोट करता है वाटर। वाटर का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी लाना। तो हमारे बॉडी में जो स्टेबिलिटी लाता है, जो हमारी जॉइंट्स को स्थिर रखता है, हमारी बॉडी को बिल्कुल एक हेल्दी रखता है, तो ये तीनों दोष जो होते हैं पूरी बॉडी में रहते हैं और बैलेंस वे में रहते हैं। तो जब भी इनका कोई इम्बैलेंस होता है तो डिजीज होता है, और जब ये ठीक स्टेट में रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये हेल्दी होते हैं। इनको दोष क्यों कहा जाता है? दोष मतलब, दोष तो एक नेगेटिव वर्ड है। यस, राइट, यू आर वेरी राइट। दोष का मतलब यहाँ पे होता है कि दे आर प्रोन टू डिजीज इफ दे आर नॉट इन अ प्रोपोर्शनेट
वे इन द बॉडी, राइट। वात अगर पूरी बॉडी में कंफर्टेबल इसमें है तो उसको दोष नहीं बोलेंगे, उसके वो कार्य हैं। अच्छा। वो दोष तभी है जब वो या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है जितना बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये दूषित हो जाते हैं जिसके कारण कि दोष होते हैं या डिजीज होते हैं, इसलिए इनको दोष कहा जाता है। तो ये क्या अलग अलग टाइप की बॉडीज भी होती हैं, लाइक बॉडी टाइप भी अलग होता है? यस। ओके। जो दोष हैं ये बेस हैं हमारे, पहले तो इसको समझना है। यही डिफाइन करते हैं कि हम एज अ पर्सन कैसे हैं। ओके। चाहे हम फिजिकली कैसे हैं, मेंटली कैसे हैं, सोशली कैसे हैं। क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, तो ये जो दोष हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जब डिफाइन करते हैं कि हाउ वी आर बिहेविंग, हम कुछ भी काम करते हैं तो इन दोषों का इसमें एक इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रकृति, बॉडी टाइप जो आप पूछ रहे हैं, प्रकृति का सिंपल फॉर्म में लोग ये मतलब निकालते हैं कि नेचर, ठीक है। तो नेचर मतलब आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, मेरा रिएक्शन किसी चीज को लेकर अलग होगा, उसका रिएक्शन, कोई काम फास्ट करता है, कोई स्लो करता है, कोई करता ही नहीं है। तो वी मस्ट नॉट जज पीपल। एक चीज ये है, क्योंकि हमें पता है उनकी बॉडी टाइप है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रकृति बनती कैसे है। कैसे बनती है? प्रकृति तो तभी बन जाती है जब हम पैदा भी नहीं होते, मींस मदर के वोम में ही जो है प्रकृति डिफाइन हो जाती है। सो वी कैन नॉट चेंज इट। अगर ये पहले से ही सब कुछ तय होता है और ये चेंज नहीं हो सकती, तो इसके बारे में इतना ज्यादा फिर फोकस क्यों करना है हमें? तभी तो फोकस करना है, कि जैसे मान लो मेरी प्रकृति है, मेरे में वात डोमिनेट है, पित्त डोमिनेट है, या वात पित्त ऐसी मेरी कोई प्रकृति है, चांसेस हैं कि मुझे लेटर स्टेजेस में उससे रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। अच्छा, हमारे डिजीज जो हैं वो इट्स ऑल लिंक्ड विद योर प्रकृति। ओके। तो अगर आपको अपनी प्रकृति पता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट वर्क है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप काफी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट यू कैन कंट्रोल सर्टेन डिजीजेस which are likely to be happen in later 30s and 40s. अच्छा। That is why it is extremely important कि आप सबको एक प्रकृति अपनी पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो इसका important है वो है आयुर्वेद के अनुसार एक मेडिसिन जो होती है ना, किसी में कैसे असर करती है, दूसरे पर्सन में डिफरेंट असर करती है, तो हम उसको क्या है, कस्टमाइज मेडिसिन कहते हैं। अच्छा। वी कैन कस्टमाइज द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप। ओके। तो देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रकृति का पता लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे कोई भी पर्सन पता लगा सकता है कि उसकी बॉडी टाइप या फिर उसकी प्रकृति कैसी है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद वात प्रकृति। ओके। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है वो वात प्रकृति पुरुष को आप समझ सकते हैं। ये जो दुबले पतले से है, जो दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, जिनकी हड्डियां जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, हाथ पैर काफी लंबे होते हैं, जो इनके हेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पतले होते हैं। अच्छा। और बहुत ज्यादा जो है झड़ते भी हैं, कम होते हैं। ओके। इनके नेल्स देखेंगे तो काफी ज्यादा ब्रिटल होते हैं। दांत भी अगर आप देखेंगे तो दांत भी बिल्कुल सेम जैसे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। ओके। फेस ड्राई, आईज ड्राई, ड्राइनेस और ठंड जो होती है काफी ज्यादा कॉमन फीचर है बात का, तो इनको ठंड काफी ज्यादा लगती है। okay. सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट्स, मतलब जैसे कट कट की आवाज, हड्डियों से चलने की आवाज, बहुत ज्यादा फास्ट चलेंगे, बैठेंगे भी तो हाथ पैर में से कुछ ना कुछ हिलता रहेगा, आई कांटेक्ट भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ वहां देखते रहेंगे, बात भी जब करेंगे तो काफी ज्यादा इररिलेवेंट टॉकिंग होती है, जो पूछा जाता कुछ और है, बताते कुछ और हैं। यू कैन अंडरस्टैंड ना, वायु है ऐसा मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा बैठा है एक आदमी। ओके, ठीक है। सो हम समझ सकते हैं कि वायु का जो फीचर रहता है ना, वायु जब बढ़ जाती है या वायु जब बॉडी में आती है तो वो क्या करती है, मूवमेंट। तो मूवमेंट बेसिकली किसका काम है, वायु का ही काम है। okay. तो यही वायु सारी जगह बॉडी में रह के अलग अलग सिम्टम्स देती है। तो वैसे ही अगर बात करें स्लीप की, तो इन लोगों की जो स्लीप होती है काफी ज्यादा इर्रेगुलर स्लीप होती है, बहुत कम स्लीप होती है। जैसे डॉग जो होता है एकदम से क्लिक करो और उठ जाते हैं, वैसे ही ये लोग भी ऑलवेज एक्टिव मोड में आ जाते हैं और एकदम उठ जाते हैं, नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, नींद की इनकी कमी रहती है। पेट की अगर बात करूं, जो बहुत कॉमन समस्या है आजकल, क्या है, मोटापा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। 1 और 2nd पर्सन यंग में भी काफी है। तो ये इसका कारण है वायु
इनसाइड जो होती है वो बड़ी होती है। अच्छा। तो जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और मतलब ये अच्छे से इवैक्यूएशन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पेट साफ नहीं कर पाते हैं। ओके। एक और चीज जो इनके मेंटल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, मेंटल फीचर्स में ये लोग पॉजिटिव भी साइड है ना, ऐसा थोड़ा ना कि नेगेटिव ही बताना है। एंथुसियास्टिक, अच्छा, एनर्जेटिक, इजीली इनिशिएट करते हैं चीजों को। अभी काम दिया, हाँ स्टार्ट जल्दी करेंगे, बट फिर से नेगेटिव क्या है, खत्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अनस्टेबल एक पर्सनैलिटी, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। पीछे वाला हंस रहा है, वो कह रहा है हाँ मैं ही तो हूँ ये। चलो अच्छा, अगर वो इसको समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सही है। मेमोराइज, बहुत क्विकली मेमोराइज करते हैं चीजों को और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। अच्छा। ये इनका एक फ्लॉ बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये लोग इतने अनस्टेबल हैं कि जैसे लाइफ में कई सारे इंसिडेंसेस होते हैं, जैसे सेविंग मनी को एक समझिए एक पॉइंट है। तो ये लोग सेव नहीं कर पाते मनी, खर्चीले काफी ज्यादा होते हैं। इस तरीके से कुछ एक पॉइंट्स थे जो बताया मैंने कि जो वात प्रकृति से आप समझ सकते हैं होते हैं। माइंड की अगर बात करें तो जो फोकस्ड माइंड है वो वात प्रकृति का फीचर नहीं है। अच्छा, फोकस नहीं होते हैं? नहीं, नेवर। ओके। तो ये है ना कि एकदम स्टार्ट कर देंगे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इजीली डिस्ट्रैक्टेड माइंड जो होते हैं वो वात प्रकृति का एक लक्षण है। पर आजकल तो डिस्ट्रैक्शन तो हर किसी में को लगता है तीनों बॉडी टाइप में आ गई होगी। जो कफ प्रकृति का है, जो पित्त का है, वो समहाउ दे हैव अ कैपेसिटी टू कंट्रोल। बट वात जब इंक्रीज होता है बॉडी में तो हम बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा फालतू का खाते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करते हैं, वही डिस्ट्रैक्शन को लीड करता है और हम उसके ज्यादा प्रोन होते हैं। अच्छा। जो एडिक्शन के ज्यादा प्रोन होते हैं। अच्छा। वात प्रकृति पीपल आर मोर प्रोन टू एडिक्शन। एडिक्शन लाइक ड्रग्स वाली भी या किसी भी टाइप की एडिक्शन? सी वात इनसाइड द बॉडी, मैंने कहा ना कि एकदम से हमें कोई भी चीज सुनते हैं हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इफ समबडी से कि हाँ चल दोस्त ऐसे बन गए कि हाँ चलो लेट्स गो समवेयर और लेट्स पार्टी, तो वात प्रकृति वाला सबसे पहले होगा यस लेट्स डू। अच्छा। Okay. मतलब he will decide later, he will act first. He or she, yes, nowadays he or she. So ऐसा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये चीज लोगों को पता है कि आपके अंदर कुछ चीजें ज्यादा हैं, ड्राइनेस है, यू नो, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ज्वाइंट से कड़कड़ की आवाज आती है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, नींद नहीं ठीक आती है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो इट मीन्स दैट वात is responsible for that. वात प्रकृति वाले लोगों में कौन से डिजीजेस कॉमन होते हैं? कॉन्स्टिपेशन कॉमन है इन तो वातज वालों में तो काफी जल्दी हो जाती है, अर्ली हो जाती है। अच्छा। अर्ली एजिंग, तो एजिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम एजिंग की बात करते हैं तो वात प्रकृति वालों को ये समझना है कि जितनी ड्राइनेस बॉडी में होगी, जितनी ठंड, जितना ज्यादा आपका न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में, तो एजिंग भी आपको अर्ली एजिंग के जो है वो चांसेस हैं कि आपको होंगे। एजिंग के ऊपर आयुर्वेदा में क्या कहा गया है? एज सच देखो, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि हर चीज के बारे में कुछ डायरेक्ट जो है मिलता है। आयुर्वेद इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि हम किसी भी डिजीज को एज्यूम कर सकते हैं, दोषों को ताल मटोल करके उसके फीचर्स जान के इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि एजिंग जो है वो वात दोष के कारण बढ़ती है। अच्छा। वात दोष जो है वो क्या करता है बॉडी में? वात का मतलब क्या है? मूवमेंट करता है ना। जब विकृत हो जाता है वात, मतलब वो डिस्टॉर्टेड हो गया, तो जो वायु का काम है, जैसे शरीर को न्यूट्रिशन पहुंचाता है, तो वो न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? माल न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ जाता है? सेल्स को हेल्दी रखता है। राइट। तो जो हमारा सेल्स है, अगर हम उसको स्ट्रक्चर स्टडी करें तो वो लिपिड से बना होता है। राइट। लिपिड्स मतलब अगर आयुर्वेद के इसमें देखा जाए तो सबसे अच्छा सोर्स लिपिड्स का है वो है घी या तेल। क्लैरिफाइड बटर। यस, गाय का घृत विच इज श्रेष्ठ, तिल का तेल विच इज श्रेष्ठ, जो वात के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो वो लोग वो चीज जब हम काट देते हैं, आजकल दौर ऐसा चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट फॉर वात प्रकृति पीपल। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वात प्रकृति वाले लोगों के लिए नहीं है। दे कैन नॉट विथस्टैंड विद दैट काइंड ऑफ लंघन। अच्छा? उनकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, सेल्स जो होंगे बिल्कुल श्रिंक कर जाएंगे, एंड दैट अल्टीमेटली क्या है? वो एजिंग की तरफ जाता है। तो आप कह रहे हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा। क्योंकि अब जब बॉडी टाइप आपका पता है, द पर्सन हु इज ऑलरेडी लीन एंड थिन, जिसमें अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है, वो फास्टिंग करके क्या करेगा? उसको क्यों करना है फास्टिंग? उसको सिर्फ इसलिए थोड़े ना फास्टिंग करना है कि साथ वाले पर्सन ने कर लिया। हो सकता है वो कफज प्रकृति का है, उसको वो सूट करेगा। जो पित्त वाला है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, वो पचा लेगा। लेकिन वात का एक अलग इशू है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो वात प्रकृति है सबसे ज्यादा लो, निकृष्ट प्रकृति जिसको बोला है। अच्छा। तो
वन मस्ट टेक केयर ऑफ द वात इन द बॉडी, क्योंकि वात को अगर हमने कंट्रोल किया है तो पित्त और कफ खुद कंट्रोल होते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि सबके लिए नहीं है वो, और उसके लिए आपको जो है पहले देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है। बॉडी टाइप आपका जो है उसको सपोर्ट करता है, तब जाके आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। आयुर्वेद टोटली बेस्ड ऑन कि आप पहले एग्जामिन करो आपका बॉडीली टाइप क्या है, आपका कोस्ट क्या है, आपका वर्क क्या है। अगर आप एक लेबरर हैं, आप आर्मी में हैं, बहुत ज्यादा फिजिकली फिट हैं, देन व्हाई यू नीड टू डू दिस? यू डोंट नीड दिस, योर बॉडी डोंट नीड दिस, दिस इज जस्ट दैट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनफ न्यूट्रिशन टू योर सेल्स। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कहा जाता है, जो भी रिसर्च भी है मेडिकल, उसमें ये होता है कि जब आप बॉडी को जो है थोड़ा सा स्पेस देते हो उस टाइम पे, तो बॉडी अपने आप ठीक करना लग जाती है, और वो उस तरीके से शरीर के लिए ही हेल्दी होती है वो। राइट। तो आप कह रहे हो कि ये सबके लिए नहीं है? मैं डिनाई नहीं कर रही, उनका फैक्ट बिल्कुल सही है, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वायु इन द बॉडी अगर इंक्रीज, इट मींस ऑलरेडी स्पेस है बॉडी में। वायु जो है, वात का बढ़ना मतलब अंदर एक होलो स्पेस है, वायु है, चल रही है। व्हेन ऑलरेडी देयर इज अ वॉइड इन अ बॉडी, ऑलरेडी मूवमेंट इतना हाइपर एक्टिव है, intermittent fasting is not for Vata people. अच्छा। Ayurveda is a observational kind of a science. It's not a evidence based science. बहुत साल पहले, 3000 साल, 4000 साल पहले से ये जब ये चीजें लिखी गई हैं, ये observational based science होती है। हमारे आचार्यों ने उसको ऑब्जर्व किया and they pen it down in the form of samhitas, और वही चीज प्रैक्टिकल आज के दौर में भी applicable है। What is the reason why people are going after this? We don't need evidence. Yes, no doubt कि somehow हम बड़ी सारी चीजें जिनको डिस्कार्ड करना है, एक्सेप्ट करना है, but this part of आयुर्वेद, प्रकृति और प्रकृति के अनुसार खाना पीना, ये आज भी उतना ही applicable है जितना 3000 years back था। Okay. So I can sure and I am sure that intermittent fasting is not for everyone. Not for everyone. Yes, totally based on your bodily type. एंड गुड फॉर ओबेसिटी, गुड जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम है, या कफ प्रकृति के लोग, ऐसे लोग अच्छे से लंघन को जो है रिस्पॉन्स करते हैं। लंघन इज व्हाट? लंघन इज इन आयुर्वेद वी से फास्टिंग। अच्छा, फास्टिंग को लंघन कहा जाता है। वापस आते हैं वहीं पे, हम कॉमन डिजीजेस पे थे। इंसोम्निया बहुत कॉमन है और यंग वंस में बहुत ज्यादा है। कारण इसका एक स्ट्रेस, हम स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वो है जब हम टाइमली किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। मीन्स अ पर्सन हु इज़ मोर डिस्ट्रैक्टेड, वो अपना टाइमली काम नहीं कर पाएगा। तो मैंने अभी बताया कि वात वाले लोग इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जब भी वो काम करते हैं तो मल्टीपल चीज़ें सोचते हैं, तो वो काम फिनिश नहीं कर पाते हैं। दैट लीड्स टू स्ट्रेस। तो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस इनसोम्निया इज़ वेरी कॉमन। अच्छा। और एक और कारण उसका है, वो आपको सबको पता है, मोबाइल है। तो आयुर्वेद ये रिकमेंड करता है निद्रा में कि आप एक निद्रा को रूटीन बनाएं। रूटीन में कहते हैं कि 10 बजे से पहले सोना है। क्यों 10 बजे? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दिन भी जो है वो दोषों में विभाजित हैं। Okay. तो शाम के समय जो 6 बजे से लेके शाम का वो 10 बजे तक कफ का समय होता है। अच्छा। इट इज अ कफ काल। तो उस काल में क्या है, अपनी बॉडी को क्या है, रेस्ट दो। उस टाइम आप सोएंगे तो कफ के कारण नींद अच्छी आ जाएगी। जैसे ही 10 बजे के बाद 10 से 2 बजे का काम पित्त का काल होता है। पित्त का काल मतलब हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट इन द बॉडी। तो जो लोग 11-12 बजे तक जैसे मोबाइल चलाते हैं या एंगेज रहते हैं, दे विल फेस मोर प्रॉब्लम्स ऑफ गैस्ट्रिक, लाइक उनको ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, खट्टे डकार आते हैं, नींद नहीं आती है, उस पित्त के कारण वो नींद ही चली जाती है या लेट नींद आती है। 2 से 6 सुबह का टाइम वो वात का काल होता है। अच्छा। हमें एडवाइस किया गया है आयुर्वेद में कि उस समय उठना चाहिए 2 से 6। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि मैंने कहा कि कब्ज बहुत कॉमन है। ये उन लोगों में कॉमन है जो लेट उठते हैं। अच्छा। वो कफ का काल होता है, जितना हम लेट उठेंगे वो कफ का काल होगा। तो 2 से 6 का मतलब है वायु का काल है। वायु मतलब हमारे नेचुरल फॉर्म में है, और हम सोने के बाद जब उठते हैं तो हमारी बॉडी रेडी रखती है जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकालने में। तो इजीली इवैक्यूएशन हो जाता है। अपान वायु जो हमारी होती है, जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैक्यूएशन ऑफ मल एंड मूत्र, दैट इज टोटली इन अ हेल्दी स्टेट एट दैट टाइम। और कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ और रेमेडीज हैं आपके पास? कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो खा खू के आते हैं, कायम चूर्ण एंड ऑल, सो मेनी टाइप ऑफ। मैं मना नहीं कर रही वो कैसे हैं, लेकिन आयुर्वेद एडहेरेंट टू द कोस्ट। हम पहले कोस्ट की परीक्षा करते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि वात वाले लोगों में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, या जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन जो होता है
ज्यादा होता है। रीजन इज दैट क्योंकि ओल्ड एज में वात नेचुरली बढ़ता है, ठीक है, सबका बढ़ता है, कॉमन है, बढ़ना ही है। एजिंग होती है, धीरे धीरे हम बूढ़े हो रहे हैं, भूलना शुरू हो जाते हैं, एवरीथिंग दैट आएगा ही, लेकिन वात में थोड़ा जल्दी आ जाएगा, दे आर प्रोन टू दैट। तो उसमें जो हम दवाई देते हैं वो कभी भी चूर्ण या काढ़े के रूप में नहीं देते, फिर वो चूर्ण ड्राई होता है। अच्छा। तो एडवाइस है कि उसमें स्नेहन मतलब ऑयल की फॉर्म में, जैसे एक सिंपल है कैस्टर ऑयल, एरंड ऑयल, ओके, तो दैट ईज आउट, वो उन पेशेंट्स में स्पेशली जो वात प्रिडोमिनेंट है उनमें ईज करता है। तो वैसे ही अदरवाइज कफ का पर्सन है और उसको थोड़ा सा मल में प्रॉब्लम है, उसको हम चूर्ण की साइड शिफ्ट करते हैं। सी द कंसेप्ट इज वेरी डिफरेंट। हम एक आयुर्वेद को जनरल वो बना दिया है हमने, मार्केट, मार्केट बना दिया, ये लो जी मेरी कब्ज इससे ठीक हुई थी, आप भी लो, ये गोली लो इससे जलन नहीं होता, ये लो इससे दर्द नहीं होता। रॉन्ग प्रैक्टिस एंड रॉन्ग बिलीफ। हमें इस चीज से बचना है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके अपना एग्जामिन करवाना है, अपनी प्रकृति असेस करवाना है, अपना कोस्ट असेस करवाना है, उसके बाद सेवन करवाना है। एंड औषध इज वन वेरी स्मॉल पार्ट। मेजर पार्ट जो है आयुर्वेद का वो क्या है? 3 उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। 3 उपस्तंभ, पिलर्स, द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। आहार इज फूड, फूड सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट, तो फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट। निद्रा, नींद, सेकंड। थर्ड इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन कंट्रोल ऑफ सेंसेस। तो ये 3 चीजें पिलर्स ऑफ लाइफ हैं, इसके बाद दवाई शुरू होती है। अच्छा, सो इट्स वेरी डीप साइंस। एंड इसका जो आजकल जैसे फ्लरिश किया जा रहा है, ये खाओ वो खाओ, एडवर्टीज किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। कुछ लोगों को आराम हो जाता है बट सबके लिए वो नहीं है, अनलेस दे नो देयर प्रकृति एंड अनलेस दे नो देयर बॉडी। मतलब इतना जेनरिक नहीं है जितना जेनरिक इसको माना जाता है। अच्छा, राइट। पर कुछ तो चीजें जेनरिक भी होती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी जेनरिक नहीं है। जेनरिक सिर्फ है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अच्छा, इसके अलावा कुछ जेनरिक नहीं। औषध जो भी खानी है स्ट्रिक्टली आफ्टर नोइंग योर बॉडी। और कौन से रोग हैं जो वात प्रकृति के लोगों को होते हैं? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि एज रिलेटेड, जैसे अभी यंग वंस को ही, जैसे हमें बोलते हैं भूलना शुरू हो गया है, चीजें भूल जाते हैं, जो टास्क दिया है चाबियां भूल गए, कहीं जा रहे हैं और अपना सामान भूल गए। यस, धीरे धीरे वो बात बढ़ गया तो लोग जिसको लेके जाए बच्चे भी भूल सकते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, कंपन वात जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सब वात से रिलेटेड होने वाले रोग हैं। पैरालिसिस, अधरंग। अच्छा, तो ऐसे लोग जो वात प्रोन होते हैं उनको शरीर में, क्योंकि नसें जो होती हैं उनका जो मेन वर्क है वो वात के द्वारा ही होता है, मूवमेंट, वही हैम्पर होगा, तो ये चांसेस है कि उनको ये रोग हो सकते हैं। तो अपने वात को जो है शांत रखना है। आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे पैरालिसिस या फिर पार्किंसन, इन लोगों को कैसे आप वो करते हो एग्जामिन? टिपिकली वी ट्रीट देम ऑन द बेसिस ऑफ वात। वात दोष, वात एग्रावेटिक कंडीशन। तो वात जब बड़ा होता है बॉडी में तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ वात इज स्नेहन। स्नेहन इज व्हाट? लव एंड केयर। हाउ सिंपल, राइट? यस, लव एंड केयर बॉडी को भी देना है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स। जैसे एक स्नेहन हमारे यहाँ पे होता है, ऑयल, घी, इसको बाहर बॉडी में भी अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मसाज, जिसको अभ्यंग बोलते हैं आयुर्वेद में। पाद अभ्यंग है, पैरों की मसाज। शरीर का, बॉडी का अभ्यंग किया जाता है। अभ्यंग का मतलब हमारा रगड़ना नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट ऑयल होता है। अच्छा। और इंटरनली भी हम वेरियस प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा वो स्नेहन देते हैं। फूड में वी एडवाइज द वाटर पीपल टू टेक घी एंड ऑयल, इररिस्पेक्टिव उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। Which oil? स्पेसिफिकली फॉर टेकिंग, तिल का तेल। अच्छा, आप अपनी कुकिंग में जो है उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑयल, वो कि आयुर्वेद में बताया है वात के लिए है श्रेष्ठ। सरसों का नहीं उसमें काम करता? सरसों का तेल कर सकते हैं। इन नॉर्थ रीजन यहाँ पे एडजस्ट है, साथ में है लोगों को, लोग उसको यूज करते हैं, तो दैट इज गुड, दैट इज वन गुड ऑयल। बट रिफाइंड ऑयल और डालडा है, दैट शुड बी अवॉइडेड। नेचुरल फॉर्म्स ही यूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो स्नेहन जो है वो हम देते हैं, एडवाइस करते हैं। तो मेरा यहाँ से मतलब मैसेज ये है कि जो वात प्रिडोमिनेंट लोग हैं, ऑलवेज एक घी स्पून घी जो है, गाय का घी विच इज द बेस्ट, अच्छा, उसको जरूर ऐड करें। देसी गाय का? यस, उसको जो है डिस्कार्ड नहीं करना है। देयर आर सो मेनी रिसर्चेस, नहीं खाना है, ये खाना है, वो खाना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदिक कंसेप्ट। वात प्रकृति के लोगों को किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, पहले ये जानना जरूरी है कि जो भोजन हमारा होता है ना, करना कैसे है। करना कैसे? यस,
जैसे हम तो क्या सोचते हैं, भूख लगी और खा लिया। हाँ? कितना खाया पता है आपको? नहीं, ये तो नहीं पता। जब जितना मन किया उतना खा लिया। आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि कभी भी जितनी भूख है उससे थोड़ा सा स्पेस रख के ही हमें खाना चाहिए। अच्छा। 1/3 या 1/2 पार्ट ऑफ द स्टमक इट्स टू बी फुल, ताकि बाकी जो स्पेस है वो हम वायु के लिए और जल के लिए रख सकें। अच्छा। फॉर गुड, मतलब मात्रा विद आहार जिसको बोला है वो ये है। अच्छा। आहार जो लेते हैं ना, वो हम 6 रस आहार लेते हैं, षड रस आहार उसको कहते हैं। ओके। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर पता चल रहा है मीठा, अम्ल इज खट्टा, लवण इज सॉल्टी, कटु इज तीखा, तिक्त इज कड़वा, कषाय इज कसैला। जो भी हम खाना खाते हैं वो यही 6 रसों का बना होता है। ठीक है। बट इनमें से कुछ रस क्या है ना, किसी दोष को बढ़ा देते हैं, किसी दोष को कम कर देते हैं। ठीक है। तो वात वालों को कटु, तिक्त, कषाय मतलब कड़वा, तीखा और कसैला नहीं खाना है या कम खाना है। ओके। और ज्यादा क्या खाना है? मधुर, अम्ल, लवण। मधुर में लोग अब चीनी ना खाने नहीं, अब वही कंसेप्ट है ना, मधुर का मतलब चीनी नहीं है। मधु का मतलब जो है, बड़े सारे ऐसे हैं जिनके अंदर मधुर रस होता है, ऐसे बड़े सारे फ्रूट्स हैं ऐसे हैं जिनके अंदर मधुर रस होता है। इक्षु के विकार हैं, जैसे शक्कर है, दैट इज वन गुड दैट पर्सन कैन ऐड। चीनी तो एक लेटेस्ट अभी वो नहीं था उस टाइम आयुर्वेद में, शक्कर की ही बात होती थी। और बहुत ही ज्यादा गड़बड़ अगर मीठा है तो वो रबड़ी है। अच्छा। हाँ, तो मीठा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मीठा खा लिया, किस ऑयल में बना है कि मीठा वो खा लिया। जौ है, बाजरा है, सब लोग खा रहे हैं ना आजकल। मिलेट्स खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं। somehow they are dry। तो मैंने कहा रुक्ष है तो वो वायु को बढ़ाएगा। तो अगर आपको जौ, बाजरा कुछ लेना भी है, इट इज एडवाइस कि वो थोड़ा कम लें। व्हीट इज गुड फॉर वात प्रकृति, तो उनको लेना भी है तो घी के साथ लें। अच्छा। फॉर वात प्रकृति। ओके। बोलते ना हेल्दी है, हेल्दी के चक्कर में हम सब खा रहे हैं, लेकिन वात के लिए वो घी के साथ ही होना चाहिए। उड़द की दाल वैसे तो आयुर्वेद में सबसे निकृष्ट दाल है। अच्छा। अपथ्य जिसको बोले, जिसको रेगुलर नहीं खाना चाहिए, बट फॉर वात प्रकृति पीपल इट कैन बी टेकन, बल बढ़ता है। अच्छा। मांस रस, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग अगर लेना चाहें तो वात के लिए सबसे बेस्ट वात मांस भी है। आयुर्वेद की डॉक्टर जो है हमें बता रहे हैं कि आप मांस ले सकते हैं अगर आपको वात प्रकृति है। मैं कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आई एम माई सेल्फ इज अ वेजिटेरियन, लेकिन जो बताया है कंसेप्ट, जो लोग लेते हैं, अगर जो लेते हैं, यस, वो नहीं लेते तो उनको हम रिप्लेस करते हैं ना, जैसे दालें हैं कुछ या कुछ ऐसे सोयाबीन्स हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। पर जो लोग लेते हैं, इट इज एडवाइस, अगर वात आप में दोष पड़ा है तो आप ले सकते हैं। ओके। तो ऐसी न्यूट्रिटिव चीजें जो हैं वो सारी वात जो व्याधि वाले लोग हैं उनको लेनी है। ठीक है। इट इज एडवाइस्ड। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए कुछ हर्ब्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हो आप? मतलब वैसे तो आप बोल रहे हो कि जेनरिक कुछ भी नहीं है, पर इज देयर एनीथिंग? देखो, मैं इसको प्रमोट नहीं करती कि आप ये ले लो और आप स्टार्ट कर दो। हो सकता है किसी के लिए वो प्रभावित ना हो, किसी को वो दुष्प्रभाव दें। तो अगेन मैं ये रिकमेंड करूंगी, पहले सबसे पहले अपना पूरा एक आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है वहां जाके अपना बॉडी को जानिए, अपने दोषों को जानिए और देन टेक मेडिसिन। बट स्टिल कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो स्पेशली वात को बहुत ज्यादा कम करती हैं, क्योंकि वात का मेन जो रोल बॉडी में वो पेन को इंक्रीज करना है, रुक्षता को बढ़ाना है, बल का क्षय करना है। तो ऐसी औषधियां हैं जैसे कि अश्वगंधा है, बला है, देवदारू है, देवदार का जो पेड़ है, रासना है, कॉमनली अवेलेबल है नाउअडेज। और लेनी भी है तो फिर कितनी लेनी है? नहीं, दैट ऑब्वियसली डोज इज आल्सो टू बी टेकन। अब मैं बोल दूं कि 3 ग्राम सुबह और शाम, ये प्रैक्टिस नहीं। स्ट्रिक्टली आप जाइए, कहीं से भी इसको डोज के अकॉर्डिंग लेना है। एक और चीज जो मैं एडवाइस करती हूँ कि जो वात के लोग हैं ना, जो क्वाथ है, जो काढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ना लें। इट ऑल्सो कॉज ड्राइनेस इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम। अब हुआ क्या कि कुछ भी बीमारी आती है तो लोग काढ़ा पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता कॉमनली ना, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि काढ़े में भी रस कौन से हैं, औषधियां कौन सी हैं, है ना। जैसे किसी को फीवर है, फीवर में एडवाइस किया गया है कि स्टार्टिंग ऑफ द फीवर कसैला रस नहीं लेना है। तो ध्यान रखना है कि आप ऐसी औषधि तो नहीं ले रहे काढ़े में जो कसैली है और आपके दोषों को, कषाय मतलब जो सुखाता है। अच्छा, जैसे कि जैसे अतिसार होता है ना, अतिसार मतलब डायसेंट्री, जब लूज मोशन लग जाते हैं तो बिल्व एक ऐसा चूर्ण है, बिल्व जो कि हमारी डायसेंट्री को रोकता है। तो ऐसी औषधियां भी होती हैं जो हमारे लिक्विड जो दोष हैं उनको रोकते हैं। जैसे शीत गुंजल है, सुखाता है वो किसी चीज को, तो वैसी औषधियां भी नहीं लेनी है। अच्छा। तो अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि आप जान के ही दवाई लेंगे। मेरा जस्ट जनरल प्रीव्यू ये है कि काढ़ा जो है बड़ा ज्यादा टाइम तक अगर आप यूज करेंगे, अरिष्ट हो गया या आसव हो गया, तो दैट
एक्चुअली कैन इंक्रीज वात इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसके अलावा जो मैं बोल सकती हूँ, टेक होम मैसेज फॉर वात प्रकृति पीपल, ट्रैवलिंग, डायरेक्ट एक्सपोजर, वैसे बाइक पे जो लोग ज्यादा जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द विंड होता है, माउंटेन्स ट्रैकिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, ठंडे स्थान पे जाते हैं। कुछ लोग वात वाले हैं जिनको गठिया हो रखा है, दर्दे हैं, लेकिन घूमने चले गए हैं कहाँ, मनाली बर्फ देखने, दे आर मोस्ट एक्सपोज्ड टू दिस वात pain and arthritis. So you need to take care. You have to give love and care. That is why I said snehan. Love and care. Warm रखो खुद को, शांत रखो, थोड़ा प्राणायाम भी can do. And one important factor, exercise. Exercise देखो जनरल में सबको पता है करनी चाहिए, तो सब लोग करते हैं ना, लेकिन according to आयुर्वेद अर्धशक्ति व्यायाम, अर्धशक्ति मतलब जितना आप में बल है ना, उससे हाफ इंटेंसिटी में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा। यस। अब कई लोग बहुत ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, सांस फूल जा रही है, स्पेशली फॉर वातज पित्तज पीपल। बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हाई है, बहुत ज्यादा वात बॉडी में है, फिर निकल रही है पेन, ठंड, क्रैम्प्स, मस्कुलर स्केलेटल लंबर रीजन में पेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इन लोगों को तो व्यायाम निषेध बोला है। अच्छा। निषेध मतलब नहीं करना है। करना भी है तो आप स्ट्रेचिंग करिए, प्राणायाम, कुछ मूवमेंट्स हल्की करिए, ऑयलिंग करिए, मसाज करिए, सिर को तेल से लगाइए, कानों में तेल डालिए, नाक में तेल डालो, ऑयल पुलिंग करो, ये सब चीजें जो हैं यू कैन डू। ओके। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि हाउ वी शुड। नेक्स्ट इज पित्त। पित्त दोष, पित्त प्रकृति। सो अगेन यू जस्ट सी द पिक्चर, मिडल मैन, medium built, good physique, athletic body, active and hyper metabolic rate. This is a feature of a typical पित्तज पुरुष। गुड मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ भी खाया पचाने वाले ये लोग होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स में क्या होते हैं, यार तुम कितने लकी हो, कुछ भी खा रहे हो पच जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ द पित्त दोष इन द बॉडी, देयर डाइजेस्टिव फायर इज मोर, सो दे आर जस्ट डाइजेस्टिंग द फूड क्विकली। लुक वाइज अगर मैं बात करूँ, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द हेयर, दे आर द पीपल हु आर मोस्ट प्रोन टू ग्रेइंग एंड वाइटनिंग और बैल्डनेस। अगेन एजिंग भी थोड़ा थोड़ा इसमें रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, न्यूट्रिशन अगेन एंड अगेन बॉडी को चाहिए होता है। दैट इज वन रीजन। सेकंड, अच्छी चीज, ये लोग बहुत शाइनी होते हैं, शार्प होते हैं, लाइक ग्लोई होते हैं, दे हैव लाइक अट्रैक्टिव बॉडी, लीडरशिप क्वालिटी। तो ऐसे लोग जो कमांडिंग नेचर के होते हैं, एक्चुअली कमांड, तो देखो आपका प्रोफेशन भी वेरी मच डिपेंड ऑन योर प्रकृति, राइट? इफ यू आर वाता, यू शुड गो फॉर द थिंग्स विच आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग योर वाता। पित्त, यू हैव अ फीचर लाइक एनर्जेटिक है, हाइपर मेटाबॉलिक है, गुड एथलेटिक है, बॉडी एक्टिव विथ पावर इज मोर, नॉट मच मोर बट यस अ गुड पावर। तो ऐसे लोग जो हैं पित्त के रहते हैं। अब बात करें इनके जो टीथ रहते हैं, मीडियम साइज टीथ होते हैं, नेल भी मीडियम साइज के होते हैं, रेड सी स्किन होती है, पिंकिश सी इनकी स्किन होती है, सॉफ्ट स्किन होती है। स्किन डिजीजेज आर वेरी प्रोन टू देम, क्योंकि इनमें जो पित्त दोष है उस कारण रक्त की भी दुष्टि होती है, ब्लड भी काफी ज्यादा इन्फेक्ट जल्दी कर जाता है ऐसे लोगों का। नींद की अगर बात करें तो ये बेटर देन वात, बट बहुत अच्छी है, आई विल नॉट से, क्योंकि इनका माइंड काफी ज्यादा शार्प होता है, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। अच्छा। ये बहुत जल्दी गेन भी करते हैं और काफी टाइम तक उसको रिटेन भी कर रखते हैं, ठीक है? तो और चीजों को काफी कैलकुलेटिव करते हैं। अच्छा। जैसे वेल्थ की बात करी थी मैं कि स्पेंडिचर कैसे करते हैं, तो ये सेविंग करते हैं एंड दे स्पेंड ओनली ऑन द वैल्यूएबल थिंग्स। अच्छा, द थिंग्स दैट मैटर्स द मोस्ट। ये वो लोग होते हैं, ये कंजूस भी नहीं होते, मतलब जो इनके लिए, जैसे किसी को पसंद आ गया आईफोन, लेना ही लेना है फिर तो नहीं। वो तो बात वाले में भी हुआ ना कि पैसे टिकते नहीं, उसके बाद वो भी, बट दे आर जस्ट कुछ भी फटाफट पसंद कर लेंगे, फटाफट माइंड में आया, फिर चाहे वो वेस्ट ही हो जाए। सी द टू डिफरेंस। एंड इफ आई टॉक अबाउट कोस्ट, इनका पेट कैसा होता है? मृदु कोस्ट। मृदु मतलब? मृदु का मतलब वेरी सॉफ्ट, सुकुमार। लाइक पित्त दोष के कारण, मतलब पित्त दोष का एक करैक्टर होता है कि बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, तो उस कारण जो होता है, जो भी ये कुछ खाते हैं ना, 2-3 बार स्टूल पास आउट करते हैं दिन में, तो ऐसा कोस्ट। जैसे दूध भी पिया, तो कई लोग होते हैं ऐसे कि दूध भी नहीं पचता। अच्छा। धाम खाई तब भी बाहर जा रहे हैं, कुछ भी खाया बाहर जा रहे हैं, तो काफी सॉफ्ट सा इनका जो रहता है पेट रहता है, मतलब वो नहीं। ऐसे तो देखो पित्त का रोल है डाइजेशन में, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द कोस्ट वो उस चीज को पचा नहीं पाते ज्यादा, तो ये भी न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम होता है इनमें भी, पित्त में। दैट इज व्हाई इट्स अ मीडियम काइंड ऑफ प्रकृति। वात की तो निष्कृष्ट है, उससे बेटर है पित्त की बॉडी। अच्छा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा है, और इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग है, दे हैव गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स,
वेल्थ भी थोड़ी बहुत है, सो सर्कल उनका थोड़ा वैसा है फिर। यस, इनका नेगेटिव एस्पेक्ट भी ये है कि जैसे ट्रेट्स की बात करें, मेंटल ट्रेट्स की भी बात करें तो जेलसी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा किसी से खुंदक खा लेना, एंगर बहुत ज्यादा इशू रहता है। कौन कौन से डिजीजेस जो होते हैं पित्त प्रकृति के लोगों को? हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, एंड पित्त जो बढ़ जाता है बॉडी में तो उस कारण ये रहता है। अच्छा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, नाक से नक्सीर आना या कई अन्य पार्ट से ब्लड का निकलना, ये भी इसका ही एक लक्षण है। ओके। और मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करूं तो पैनिक अटैक्स। अच्छा। एकदम से हाइपर हो जाते हो, चीजों को फेंकते हो यहाँ वहाँ, इस प्रकार का गुस्सा और इस प्रकार का मेंटल लेवल वो सब रहता है। मैं ऐसे ही सेड कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और एम्बिशियस होते हैं, तो इन लोगों का जब एम्बिशन कंप्लीट नहीं होता तो दे जस्ट थ्रो द थिंग्स अवे। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ इनमें आते हैं। पैनिक अटैक्स। यस। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए पित्त प्रकृति के लोगों को? पित्त प्रकृति के लोगों को जो कंट्रोल करना है पित्त, वी हैव टू कंट्रोल इट बाय सर्टेन अगेन डाइट्स या मेडिसिन्स, या फिर जो हमारा सबसे जरूरी पार्ट रहता है प्रोसीजर्स। ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, बिंजिंग नहीं करना है। बिंजिंग का मतलब क्या होता है? हम कुछ भी खाते रहते हैं ना, बस खाते रहते हैं। नो डाउट कि पित्त का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज्यादा फास्ट है, भूख लग जाती है, 1 घंटे के बाद ही भूख लग गई, 2 घंटे के बाद ही भूख लग गई, तो हमें क्या है, बॉडी डिमांड भी करती है, एंड दैट इज गुड थिंग कि खाना चाहिए। लेकिन पित्त वालों को स्पेशली 10 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद नहीं खाना है। रीजन इज दैट सुबह का 10 से लेके 2 बजे तक और शाम के रात के 10 से 2 बजे तक पित्त का काल होता है। बॉडी हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में होती है, उस समय अगर हम कुछ खाएंगे तो पित्त जो है और ज्यादा एग्रावेट होता है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है, उस समय खाना नहीं खाना है। एक और चीज जो पित्त वाले लोगों को एडवाइस की जाती है कि उनका जो डाइट है, वैसे तो बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, इट इज फॉर वात पीपल। अच्छा। बट फॉर पित्त पीपल लंच शुड बी हैवी। अच्छा। रीजन इज अगेन द पित्त दोषा। अच्छा। हमारा जो लंच टाइम है दैट इज फ्रॉम लाइक 1 to 2 and 3, दैट इज राउंड अबाउट पित्त काला। तो उस समय अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र होती है ना, आवर बॉडी एक्चुअली नीड मोर एनर्जी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि वात का काल स्टार्ट हो जाता है, देन वी शुड ऑलवेज स्टिक टू दिस थिंग्स। पित्त जो होता है मतलब एनर्जी है बॉडी में, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, मोबाइल स्क्रीन टाइम, हीटर सेकना, इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज, इट एक्चुअली इंक्रीज पित्त इन द बॉडी। अच्छा। यस। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो भी? या इट इंक्रीज पित्त इन द बॉडी। हाउ? रेडिएशंस। अच्छा। दे आर सिक्रेटिंग रेडिएशन। तो रेडिएटिंग एलिमेंट्स जो भी हैं, आउटसाइडर चाहे इनसाइडर, बिकॉज आयुर्वेद जस्ट बिलीव यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अच्छा। जो पिंड में है, जो शरीर में, वही बाहर है। जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो फायर है बाहर दिख रही है, वैसी ही फायर बॉडी में भी है। जो जल बाहर है वैसा ही जल इनसाइड भी है। तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। तो वैसे ही आपको उसको कंट्रोल करना है। उस अग्नि को कैसे करना है? शांत करना है। तो अग्नि को शांत कैसे करेंगे? इन्हीं चीजों को पहले तो अवॉइड करेंगे ना, जो चीजें उसको बढ़ा रही हैं। Right. तो स्पेशली 8 बजे के बाद रात को मोबाइल स्क्रीन्स ऑफ, स्पेशली फॉर द पित्त पीपल, फॉर योर गुड आईज, क्योंकि आईज जो हैं वो तेज हैं। ठीक है, इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। और स्नेहन अगेन इन द फॉर्म ऑफ घी। घी इज गुड फॉर द पित्त पीपल, नॉट तेल। अच्छा। तेल इज ओनली फॉर वात एंड कफ, अच्छा, नॉट फॉर पित्त। सो घी इज वेरी गुड फॉर द पित्तज पीपल। अच्छा। स्पेसिफाई करता है। इवन एप्लीकेशन ऑफ द घी, अगर अभ्यंग भी करना है, मसाज भी करना है शरीर में, तो घी के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। और आहार में क्या करना चाहिए? हाँ, आहार अगेन रसों की बात हमने पहले ही करी है। तो ऐसे आहार जो कटु हैं, अम्ल हैं, लवण हैं। कटु का मतलब तीखे, अम्ल मतलब खट्टे, और लवण मतलब नमकीन, कम कर दीजिए। अच्छा, कम करने हैं? यस। ओके। बढ़ाना क्या है? मीठा, तिक्त, कड़वे और कषाय, कसैले रस। थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिए। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे कि मैंने बात करी, तीखी चीज कोई खाएंगे, मिर्च मसाले हैं, जैसे इन लोगों को सबसे ज्यादा हाइपर एसिडिटी की भी प्रॉब्लम रहती है। पित्त है बॉडी में, मिर्च मसाले, खट्टी चीजें, नमक, ये सब चीजें क्या है? इरोसिव सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, निंदनीय सब्सटेंसेस हैं जिनको त्याग कर देना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में खाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जैसे लवण है, पिपली है,
वो हरी मिर्च वाली नहीं, काली वाली मिर्च जो होती है उसका भी। और कशार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तीखा होता है, उसको भी ज्यादा सेवन पित्त वालों को नहीं करना। जैसे कि कोई एग्जांपल दो ना। सबसे ज्यादा होते हैं जो बैड ऑयल्स होता है। अच्छा। जैसे हम रिफाइंड ऑयल्स एंड ऑल दैट, इनकी इंटेंसिटी है कि बार बार रियूज होते हैं, और मार्केट का जितना भी फास्ट फूड है इन सब में ये चीजें होती हैं। एक ही तेल में बार-बार तो उससे क्या है, उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, और साथ में ये इनका हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिससे पित्त को ये बढ़ाते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा खाने में हम अवॉइड कर सकते हैं। और क्या ध्यान? ठंडी चीजें अच्छी हैं, ठंडी जगह पे रहना अच्छा है पित्त वालों को। धूप में नहीं जाना चाहिए, धूप में जाएंगे तो और ज्यादा एंगर इश्यूज एंड और ज्यादा, वही बोलते हैं ना, एक डार्क रूम उनके लिए है। मेडिटेशन इज वेरी गुड, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस अगेन इट इज गुड। कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए ना खाने के, कि ये इस टाइप का खाना आप खा सकते हैं, ये चीजें आप खाने में ले सकते हैं। ओके, जैसे फ्रेश फ्रूट के जूसेस, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब वो नहीं है जो टैंड आती है, ठीक है। शीतल जल, लेकिन वो भी फ्रिज वाला नहीं, जो घड़े में रखा पानी होता है, सबसे बेस्ट। या फिर नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर जो है उनका आप यूज करिए, ठीक है। हॉट पोटेंसी की जितनी भी है तीखे मिर्च मसाले चीजें, वो तो हमने डिस्कार्ड कर दी थी। तिक्त चीजें मतलब कड़वी चीजें, नीम इज वेरी गुड। पटोल एक प्रकार की सब्जी है और औषधि के रूप में भी काम करती है, जिसका जो रस होता है तिक्त होता है, पित्त के लिए बहुत अच्छा रहता है। पित्त पापड़ा, चंदन, रोज, जो हमारा रोज होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो दैट इज गुड। उसकी सब्जी बनती है? मुनक्का, नॉट इन सब्जी, उसको किसी भी फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। लाइक लोग तो नहाने में भी उसको डाल रहे हैं, खाने में भी उसको डाल रहे हैं, चाय में भी उसको डाल रहे हैं। तो वेरिएशन है, बट कैसे उसको यूज करना है टोटली अगेन डिफरेंट टॉपिक। रेजिन्स, मुनक्के जो होते हैं, उनको हम यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी प्रकृति की, कफ प्रकृति। तीसरी पिक्चर देखिए, आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो बहुत ही विशाल है। तो विशाल जो जैसे पर्सनालिटीज होती हैं, मतलब ब्रॉड शोल्डर्स, बहुत ही चौड़े, बहुत ही हाइटेड, है ना, वेल बिल्ट जिनको बोलते हैं, तो कफ प्रकृति के होते हैं। एंड इट इज द बेस्ट प्रकृति आउट ऑफ ऑल। अच्छा, यस, अगर आपने कफ को कंट्रोल कर लिया और आपकी कफ प्रकृति है, यू आर ब्लेस्ड। यस, अब इनके बालों से ही स्टार्ट अगर हम करें, थिक शाइनी बाल, स्किन बिल्कुल मॉइस्ट होती है, मतलब इनको क्रीम लगाने की भी हार्डली जरूरत पड़ती है, ऐसी ड्राई स्किन नहीं रहती है। आंखें, टीथ बहुत ज्यादा वाइट होते हैं एंड बिल्कुल शाइनी होते हैं। कान हैं, हाथ हैं, काफी ज्यादा मतलब शाइनी टाइप, एंड यू नो अ वेरी हेल्दी पर्सनैलिटी। अच्छा, चौड़े चौड़े और लंबे लंबे ऐसे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर इसमें थोड़ा ओबीस दिख रहा है मुझे ये पर्सन। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इससे अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, बहुत थिन लाइन है ना। ओके, थिन लाइन की बात करें, कफ प्रकृति वाले लोग आर वेरी प्रोन टू ओबेसिटी। अच्छा, दे आर प्रोन टू ओबेसिटी ऑब्वियसली बिकॉज उनका नेचर है कि वो बैठे रहेंगे, सुस्ती मारेंगे। तो जब ऐसा कुछ लाइफस्टाइल बन जाएगा तो सबसे पहले जो धातु दुष्टि होगी वो मेद धातु दुष्टि है, तो वो मोटापे को ही कॉज करती है। अच्छा, दैट इज वाई। So overall a very healthy personality. Cough is actually protection. अच्छा, It is protecting our body from the vata. जल बेसिकली, जल का एलिमेंट, जल का एलिमेंट है इसमें, ठीक है। और अगर इसकी नेचर की अगर हम बात करें तो ये वाले लोग जो होते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट आउट ऑफ ऑल। अच्छा, गुड मेमोरी, बहुत पुरानी खुंदक भी खाते हैं। अच्छा, है ना, मतलब बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं इनको कि उसने ऐसा कभी मेरे साथ किया था, या ये तो वो है। अच्छा, स्टेबल माइंड, जो फोकस की हम बात कर रहे थे जो वात में नहीं होता, बट दीज पीपल जस्ट व्हेन दे स्टार्ट करेंगे बहुत लेट, बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे, फिर चीज को करेंगे, करके पूरा करके दिखाएंगे, एंड दे आर द हाईली सक्सेसफुल पीपल। अच्छा, बिकॉज दे आर फोकस्ड, देयर माइंड इज टोटली स्टेबल। जो इनका कोस्ट होता है मध्यम कोस्ट होता है। मध्यम कोस्ट मतलब जो नॉर्मल लोग दिन में एक बार जाते हैं सुबह उठ के, बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायर्ड कफ इन द मल। वैसे तो सम दोष होता है नॉर्मल, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड स्लीप। अच्छा, जो अच्छी नींद है इससे आती है। okay. लेकिन कफ थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा नींद आती है, वो दिन को भी आती है, फिर लेथार्जिक हो जाता है ना बंदा फिर। यस, बिकॉज ऑफ दैट कफ ओनली यू फील सो मच लेथार्जी। अगर उस लेथार्जी को हमने बंद कर दिया है, कंट्रोल कर लिया बाय डूइंग सर्टेन एक्सरसाइजेस, तो वी कैन कंट्रोल दैट कफ और हमें वो काम आएगा हमारे सक्सेसफुल होने में। So these are certain features. कौन से डिसीजेस जो हैं वो कफ वाले प्रकृति के लोगों को होते हैं? सबसे कॉमन गैस, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, क्योंकि कफ जो है, आप देखिए वायु जब घूमता है ना बॉडी में,
कफ आ जाता है, रोक देता है। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन बॉडी में होता है इन एनी फॉर्म, दैट इज बिकॉज ऑफ कफ दोष। राइट। फिर वो जल को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। पानी बोलते हैं ना, पानी पड़ गया मेरे शरीर में सो के। भूख ना लगना, लगती नहीं है इनको। जो भूख होती है इनकी एक्चुअली जो डाइजेशन जो पावर है, अग्नि जो है, जिसको हम अग्नि बोलते हैं ना, काफी कम होती है। अच्छा। दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन। अच्छा। क्योंकि इनिशिएट नहीं कर पाते चीज, कफ के कारण वो ब्लॉकेज ऑफ माइंड भी है ना, तो पेशेंट गोज इनटू डिप्रेशन। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इनको खाने में स्पेसिफिकली? खाने की अगर मैं बात करूं तो आई हैव सर्टेन पॉइंट्स कि आयुर्वेद कहता है कि हमें खाना द्विकाल भोजन होना चाहिए। द्विकाल का मतलब दिन में 2 बार खाना है। इसको एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट नहीं बनाना है अगेन, क्योंकि 2 काल का भोजन किसके लिए एडवाइज है? कफ वालों के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग इनके लिए बढ़िया है। यस। क्यों बढ़िया? अब मैंने आपको बता दिया कि इनकी अग्नि जो होती है कैसी होती है, बंद होती है। राइट। ठीक है। अब इसका लिंक हम एक थ्योरी से भी लगा सकते हैं कि एक हंगर पैंक थ्योरी है। ओके। हंगर पैंक थ्योरी के अनुसार जैसे भी हमें भूख लगती है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम टू ईट फूड। अच्छा। मतलब आवर बॉडी डिमांड्स, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम खाते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी जब अग्नि अच्छी होगी, हमें खुद भूख लगेगी, हम उस खाने को क्या है अच्छे से पचा पाएंगे। तो हंगर पैंक के अकॉर्डिंग भी ऐसा है कि जब हमारी भूख लगती है, इट मीन्स कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, थोड़ा सा वो क्या आता है, कम आता है, लोअर साइड पे आता है। हम लो एनर्जी फील करते हैं, हमें खाना चाहिए होता है। तो उस टाइम खाएंगे तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल भेजता है डाइजेस्टिव ट्रैक में कि वो अपने एंजाइम्स को या जूसेस को सीक्रेट करे। मतलब बॉडी के कनेक्शंस है माइंड के साथ, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हैं। राइट। तो वही कनेक्शंस जो हैं भेजता है, वो जठर अग्नि को क्या करता है, बढ़ाता है, फिर हम खाना खाते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम। उससे क्या हमारी शुगर भी कैसी रहती है, नॉर्मलाइज रहती है। लेकिन जब हम बिंजिंग करते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं, या कफ वाले बार बार खाते हैं क्योंकि कफ ज्यादा सुस्ती पड़ी है, टीवी देख रहे हैं, खाते हैं, यस, उससे क्या हो रहा है, एक तो भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं। मतलब बॉडी में ऑलरेडी शुगर लेवल नॉर्मल है, फिर भी खा रहे हैं, तो हम शुगर लेवल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो जो शुगर स्पाइक्स होते हैं कफ वाले लोगों में ज्यादा होते हैं, एंड प्रॉन है वो आगे कल को उनको डायबिटीज होगी। अच्छा। तो इन लोगों के लिए फास्टिंग इज गुड। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड फॉर कफ प्रकृति के लोगों के लिए। वात प्रकृति के लोगों के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। और जो पित्त वाले उनके लिए नॉर्मलाइज, मतलब वो वैसे ही इतने, उनके लिए भी लंघन इज नॉट गुड। ओके। लंघन इज फास्टिंग। यस, लंघन मीन्स फास्टिंग। ठीक है। तो मैंने बताया कि कफ वाले लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में खाना खाएं फॉर अ गुड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। पित्त वाले लोग अपना जो लंच है उसको हैवी रखें। ठीक है। 3 टाइम्स दे कैन ईट। वात वाले लोग अर्ली ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी रखें। उसका रीजन ये है कि जो सुबह का टाइम है, रात के बाद हम आ रहे हैं, पूरी रात हम इवैक्यूएशन भी हो गया, सब कुछ हो गया है, बॉडी बिल्कुल क्लीन है, वायु बढ़ सकती है। ठीक है। तो उस वायु को कम करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें खाना थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो खाने का जो कंसेप्ट है वो ये है। दूसरी बात, जो कफ वाले लोग हैं वो ये ध्यान रखें कि उनको अजीर्ण का मतलब इनडाइजेशन जब भी होता है तो वो सिंपल गर्म पानी पिए, अजवाइन का पानी पिए, शुंठी का पानी पिए, या सम स्पाइसेस जितनी भी हमारी किचन में मिलती है ना, दैट इज गुड फॉर कफ पीपल। अच्छा। अगर आपको वो कफ को ऑब्स्ट्रक्शन बॉडी से दूर करना है, देन कीप मूविंग। अच्छा। डोंट सिट फॉर लॉन्ग टाइम। और इन लोगों को दिन में कभी नहीं सोना है। अच्छा। ओनली वात पीपल आर एडवाइज टू स्लीप इन अ डे। दे नीड रेस्ट, बट कफ पीपल नीड मूवमेंट। कफ वाले सो रहे हैं तो उनका क्या बोलते हैं, फिर तो और ज्यादा पानी पड़ गया घुटनों में, शरीर में, तो अग्नि और ज्यादा मंद हो जाती है। कफ प्रकृति के लोगों को खाने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? खाने के रसों की अगर बात करें तो कटु तिक्त कषाय, अगेन तीखी चीजें, उष्ण चीजें, या जो हमारी कड़वी चीजें हैं और कसैली चीजें कफ को कम करती हैं। और जो उसके उल्टा अगर देखा जाए, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, लवण है, इनको थोड़ा सा कम करना है। अच्छा। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे कि बिटर गॉर्ड है, करेला है, घिया तोरी है, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। एंड कफ को कम करने के लिए जौ सबसे बढ़िया है। अच्छा। यस। और जो मैं बात करी थी, मिलेट्स हैं, जौ हैं, उनको ड्राई फॉर्म में ही, मतलब उनमें घी ना लगाकर उसको जो है सेवन इसका करना चाहिए। और कुछ ड्रग्स हैं जो बहुत अच्छी काम करती हैं, स्पेशली फॉर द कफ। त्रिफला इज वेरी गुड। ओके। तक्र मतलब होता है छाछ। अच्छा। तो छाछ इज वेरी गुड। दही इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द कफ पीपल, है ना, बिकॉज ये अभिसंधि होता है, ये ब्लॉक करता है हमारे चैनल्स को। और स्पाइसेस का यूज, स्पाइसेस मतलब जैसे शुंठी हो गया,
जिंजर अदरक हो गया, ये हमारा धनिया है, जीरा है, इसको यूज कर सकते हैं स्पाइसेस। और गर्म खाना खाना है, कभी भी ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, राइट। ठंडा खाना खाना मतलब अगेन कफ के लिए वो ठीक नहीं है, वात के लिए भी ठीक नहीं है। और कोई चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए इनको? कफ के लोगों को जैसे त्रिकटु चूर्ण है, त्रिकटु मतलब कॉम्बिनेशन है शुंठी, मरीच और पिपली का, इनको जरूर ऐड करें फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। जो काढ़े ज्यादा वात में नहीं देने चाहिए, कफ के लोगों के लिए वो एडवाइजेबल है, वो दे सकते हैं। अच्छा। जैसे दशमूल अरिष्ट है ना, मिल जाता है इजिली, पंचारिष्ट है। तो ऐसे पाचन और दीपनीय जितनी भी औषधियां हैं, उन सब का यूज जो है कफ के स्पेशली कंटेक्स्ट में बताया गया है।